हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर 6 जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने इसके जो 5 चैप्टर थे वो कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का हमारा चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो आप सीधे सरल शब्दों में समझते हैं हम कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है क्या। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है, हम उन संस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं जिसमें दो से ज़्यादा सदस्य यानी देश जुड़े होते हैं और उनकी संख्या कितनी हो अनिश्चित हो सकती है, यानी कितने भी सदस्य उसमें जुड़ सकते हैं। जब ऐसे संस्थाएं मिलकर एक संगठन बनाती हैं तो उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि उनकी सदस्य संख्या बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है। साथ ही जो उनकी उपस्थिति होती है, उनके कार्य क्षेत्र का जो एक दायरा होता है वो कैसा होता है, वैश्विक होता है। तो इसीलिए उसकी जो उपस्थिति होती है ग्लोबल होती है, वैश्विक होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। यानी बहुत सारे, एक देश से ज़्यादा जहाँ पे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। और परिभाषा के हिसाब से देखेंगे तो मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिसके सदस्य, कार्य क्षेत्र व उपस्थिति वैश्विक स्तर पे हो। ठीक है। अब बात आती है कि आखिर हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पड़ती क्यों है। ठीक है, ऐसी क्या आवश्यकता है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत है। तो इसे हम पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहला काम जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, वो होता है विश्व में जो युद्ध होते हैं और उसके बाद जो शांति चाहिए होती है, वो किसका काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें इसीलिए चाहिए होते हैं ताकि हम युद्ध और शांति को बनाए रखें। ठीक है, यानी युद्ध को रोकें और शांति को बनाए रखें, ये इसका सबसे पहला काम है। साथ ही जो सदस्य देश होते हैं, हम उनकी मदद करेंगे ताकि उनकी जीवन जीने के लिए जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न हो सकें और वो कायम रह सकें। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर किन्हीं दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है, वहां पर स्थिति कैसी है, गृह युद्ध की है या आपस में दोनों देश लड़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आम नागरिक होते हैं दोनों देशों के, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन आगे आके उन देशों में शांति की कोशिश करेगा जिससे हमारा जीवन क्या हो सके, जिससे हमारे जीवन जीने की जो परिस्थितियां हैं, कंडीशन है, वो स्टेबल रहे। ठीक है, हम अपनी जिंदगी को आसानी से जी सके। ये इसका नेक्स्ट वर्क है। नेक्स्ट है, देश के बीच मनमुटाव और झगड़े को सुलझाने के लिए बातचीत करता है। ठीक है, इसका मतलब वही हुआ कि जैसे दो देशों के बीच में कोई मनमुटाव या झगड़ा चल रहा है, तो अगर वो किसी संगठन के सदस्य हैं दोनों देश, तो ये आपस में बैठ के क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं और उसको, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता, जैसे जिनको ना केवल एक देश काम कंप्लीट नहीं कर सकता है, बल्कि उसके लिए पूरे विश्व को और सभी देशों को साथ लेके चलना होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं बीमारी का। ठीक है, कोई भी जैसे बीमारी है तो उससे एक देश नहीं लड़ सकता है, उससे लड़ने के लिए पूरे विश्व को एकजुट होना पड़ेगा। जैसे कोरोना जो वायरस था उसे ही ले लीजिए आप, कोविड-19 को, तो उससे कोई एक देश नहीं लड़ेगा, बल्कि सारे देश उससे लड़े, तभी ये बीमारी क्या होगी, विश्व से खत्म होगी। जैसे हर देश अपने नागरिकों को क्या करेगा, व्यक्ति और नागरिकों को क्या लगवाएगा, वैक्सीन लगवाएगा, तो जिससे क्या होगी, बीमारी कम होगी, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा विश्व में सभी देशों ने किया है, क्योंकि कोविड-19 एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला। ठीक है, तो इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत ज़रूरी है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए होते हैं। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मुद्दा है जिससे क्या होता है कि तापमान का जो वायुमंडल है उसका तापमान बढ़ रहा है। अब जब वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है तो कोई एक देश इस तापमान को कम नहीं कर सकता है। इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब देशों को साथ आगे आना पड़ेगा और जो वायुमंडल का तापमान है उसको मेंटेन करना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये भी क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और सब देशों को साथ में मिलकर इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। और नेक्स्ट है, कुछ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं जो सामाजिक और व्यापारिक आधार पर बने होते हैं और इनके जो सदस्य देश होते हैं इसी हित के लिए आपस में जुड़े होते हैं। जैसे IMF ले लो आप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब क्या है, आर्थिक रूप से बने हुए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये तो देखा हमने कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जरूरत क्यों है। अब हम देख लेते हैं विश्व के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन को, जो है UNO। ठीक है, UNO को कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो आपको बतानी है, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं, UNO कहते हैं। UNO मैंने आपको कहा कि विश्व का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। अब हम देखेंगे, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है कि UNO किसे कहते हैं, इसका विकास किस प्रकार से हुआ और इसके प्रमुख अंगों की विवेचना कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये सब लिखना है जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम इसके विकास की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, और दुनिया को ये पता चला कि झगड़ों से निपटने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से 18 तक हुआ था। ठीक है, इस टाइम पीरियड में हुआ था, तो कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन तब नहीं था। तो इस युद्ध में क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए और लोगों ने पहली बार विश्व युद्ध देखा तो उन्हें लगा कि अब कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जिससे दोबारा कोई विश्व युद्ध न हो। ठीक है, पहला तो ये देखा गया। उसके बाद बना लीग ऑफ नेशन। इसी क्रम में 10 जनवरी 1920 को एक संगठन बना जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। अब ये जब बना तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि लीग ऑफ नेशंस को बहुत सारी सफलताएं मिलती हैं, बहुत सारे उसके छोटी छोटी जो सफलताएं हैं वो सब उसे मिली हैं, लेकिन जो लीग ऑफ नेशन है वो दूसरा विश्व युद्ध भी नहीं रोक पाया। अब जब वो दूसरा विश्व युद्ध भी नहीं रोक पाया और दूसरे विश्व युद्ध की जो स्थिति थी वो पहले विश्व युद्ध की तुलना में ज़्यादा भयंकर थी। ठीक है, ज़्यादा खतरनाक थी और इसमें पहले विश्व युद्ध से ज़्यादा लोग मारे गए और साथ ही साथ इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी परमाणु बम के साथ हुई थी। ठीक है, परमाणु बम भी इस युद्ध में प्रयोग किया गया। तो अब स्थिति ये बन जाती है, लोगों के लिए सोचने का मुद्दा बन जाता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद लीग ऑफ नेशन बना दिया, लीग ऑफ नेशन भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पा रही है, तो अब क्या किया जाए। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी समस्या थी, यानी अब ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो तृतीय विश्व युद्ध को रोक सके। यही तो मतलब हुआ इसका कि अब हम जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं उसका मकसद क्या होगा कि अब कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, ये चला था 1939 से लेकर 45 तक। ठीक है, चला जब दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था तो अगस्त 1941 में 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, अभी अटलांटिक चार्टर क्या था? अटलांटिक चार्टर ये था कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाएगा हम दुनिया के लिए एक नया साझा लक्ष्य तैयार करेंगे कि आखिर हमें दुनिया को किस दिशा में ले जाना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे, क्या इनके हाथ में सारी पावर है कि ये पूरे विश्व को कहाँ लेके जाएंगे? तो बिल्कुल, क्योंकि ये उस समय की महाशक्तियों में गिने जाते हैं और इनका कहा हुआ तब बहुत मायने रखता था, आज भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि क्या है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महाशक्तियां हैं। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने एक हस्ताक्षर किया अटलांटिक चार्टर पे कि अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिससे हम दुनिया को एक दूसरी दिशा में लेके जाएं जहां पे ये झगड़े, ये विश्व युद्ध, ऐसी स्थितियां ना बने। ठीक है, अब क्या होता है 1945 में
1945 में फिर से 3 बड़े नेता मिलते हैं। एक सम्मेलन था याल्टा सम्मेलन, उसमें ये तीनों नेता मिलते हैं। कौन कौन से? रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टॉलिंग। ठीक है, रूजवेल्ट मैंने आपको बता दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति, चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री, और तीसरे स्टॉलिंग जो थे यूएसएसआर के राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, यूएसएसआर के राष्ट्राध्यक्ष। अमेरिका जानते हैं महाशक्ति, ब्रिटेन आधे से ज़्यादा देशों पर अपना उपनिवेश कर चुका था, तो जिसके राष्ट्राध्यक्ष क्या थे? चर्चिल। स्टॉलिन दूसरी बड़ी जो अर्थव्यवस्था थी और महाशक्ति थी वो क्या थी? यूएसएसआर थी, तो उसके राष्ट्राध्यक्ष। ये तीनों मिले याल्टा सम्मेलन में, कब? 1945 में। और इन्होंने निर्णय लिया कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे, और वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा होगा? यूएनओ होगा। उसके लिए हम जल्दी कोई सम्मेलन करेंगे। ठीक है, इन लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद देखिए आप, अप्रैल और मई में, ठीक है, अप्रैल मई 1945 में ये तीनों सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन रखा जाता है, और सिर्फ वो सम्मेलन था कि यूएनओ को हम किस प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएं। ठीक है, 2 महीने लंबा सम्मेलन था ये, और इसमें केवल यही डिस्कस किया गया कि यूएनओ किस प्रकार का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, तो मई 1945 को हुआ था, और इसका उद्देश्य था कि यूएनओ को किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए। इसके बाद अप्रैल और मई में पूरा डिस्कस हुआ कि किस प्रकार से हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएं। उसके बाद जून 1945 में जो यूएनओ का चार्टर था उसमें 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, यूएनओ का चार्टर बन चुका था और 50 देश आगे आए और उन्होंने क्या किया? इस पे हस्ताक्षर किए कि यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए। तुरंत बाद इसके क्या होता है कि 51वां देश पोलैंड भी आगे आता है। 10-12 दिन बाद वो आता है वापस और कहता है कि मैं भी इस पे क्या करूंगा? सिग्नेचर करूंगा। और 51 देश यूएनओ के संस्थापक सदस्य कहलाए। कितने देश? 51 देश। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि यूएनओ के संस्थापक देशों की संख्या कितनी थी, तो आपको बतानी है 51। ठीक है, अब आप देखिए जब यूएनओ बना और उस समय उसके संस्थापक देश कितने थे? 51 थे। अब चार्टर पे सिग्नेचर हो चुके हैं, अब हमें इसकी स्थापना करनी है। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। बहुत ध्यान से इस डेट को याद करिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई, और इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, अब यूएनओ की भी स्थापना हो गई। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है 1 लाइनर कि लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी संघ या संगठन कौन सा है, तो आपको क्या आंसर करना है? यूएनओ करना है, क्योंकि ये किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन का। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए आपको। अब आते हैं आगे। 24 अक्टूबर को स्थापना हो गई है, और 30 अक्टूबर 1945 को ही भारत ने इसकी सदस्यता ले ली। ठीक है, तो यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में भारत का नाम भी आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। भारत ने भी तुरंत यूएनओ का भारत सदस्य बन गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश हमारे देश में उस समय थे, तो जितने ज़्यादा देशों को ब्रिटेन यूएनओ में जोड़ेगा तो उतना ज़्यादा सही रहता, क्योंकि चर्चिल यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी उसमें शामिल थे। ठीक है, तो भारत भी इसका सदस्य बन गया था, लेकिन संस्थापक देशों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो 51 होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूएनओ की एक संरचना देख लेते हैं, जो सामान्य चीज़ें हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, तो हम इसको एक उसमें देख लेते हैं, संरचना में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पहला देखिए, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संस्थापक देश 51। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थापित किया गया? न्यूयॉर्क में, अमेरिका में न्यूयॉर्क में। सदस्य देश हैं इसमें 193। जब स्थापना हुई थी तब कितने थे? 51 देश थे, और वर्तमान में कितने हैं? 193। जो लास्ट कंट्री इसमें जुड़ी है वो है साउथ सूडान। कौन सी? साउथ सूडान या दक्षिण सूडान जिसे कहते हैं।
नेक्स्ट है यूएनओ का प्रतीक। यूएनओ का जो प्रतीक चिन्ह है आप चित्र में भी देख सकते हैं, उसमें विश्व का मैप बना हुआ है और दोनों तरफ से नीचे से पत्तियां जा रही हैं, वो किसकी हैं? जैतून की। और जैतून जो होता है, जैतून की जो पत्तियां होती हैं वो दर्शाता है विश्व शांति को। किसको? विश्व शांति को। ठीक है, तो ये इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट आ जाता है कि यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है कि यूएनओ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं और आप इसका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं महासभा। 6 प्रमुख अंग हैं यूएनओ के। ठीक है, पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक व सामाजिक परिषद, चौथा सचिवालय, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठवां न्यायसिता परिषद। कौन सा है छठवां? न्यायसिता परिषद। अब इतने अंग बनाने का उद्देश्य क्या था यूएनओ का? उद्देश्य यही था कि जो काम है उस काम को मिल बांट कर करें, ताकि जो काम का बोझ है वो कम हो सके। आप देखिए, यूएनओ के जो संस्थापक थे उन्हें पता था कि हर कोई तृतीय विश्व युद्ध से डरेगा और विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देश इसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो इसका कार्य क्षेत्र क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें पहले से ही क्या करना पड़ेगा? इसकी प्रमुख प्रमुख अंग बनाने पड़ेंगे ताकि वो अपना अपना काम करें और जो काम का बोझ है वो कम हो सके। ठीक है, अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि यूएनओ के उद्देश्य क्या क्या हैं, आखिर यूएनओ बना क्यों है। विकास के दौरान ही मैंने आपको बता दिया है कि यूएनओ बना क्यों है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो मैं इसको ऐसे लिखेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण मित्रता की स्थापना करना ताकि ये लोग आपस में लड़े ना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, सामाजिक व मानवीय समस्याओं को सहयोग द्वारा सुलझाना। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय होने के लिए यूएनओ को विकसित करना, यानी जब इसकी स्थापना की गई तो किस आधार पर की गई? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। लेकिन साथ ही साथ हमें केवल इन्हीं चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, बल्कि यूएनओ को बहुउद्देशीय बनाना है ताकि जो विश्व है उसकी जो गति है और उसका जो विकास है वो अच्छा हो और वो अपने स्पीड से आगे बढ़े। ठीक है, अच्छा सबका जीवन, लाइफ स्टाइल सबकी अच्छी हो, तो इसके लिए केवल हमें युद्ध और सुरक्षा ही नहीं चाहिए, बल्कि हमें और चीज़ें भी चाहिए, जैसे आर्थिक, सामाजिक और जितने भी मानवाधिकार हैं, मानवीय समस्याएं हैं, उन सब में यूएनओ को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है शत्रुता की भावना को कम करना। बिल्कुल, अगर दो पड़ोसी देश हैं, उनकी आपस में मनमुटाव है और युद्ध होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वो किसी एक ही संगठन जैसे यूएनओ के सदस्य हैं तो वो आपस में कम लड़ेंगे। ठीक है, लड़ेंगे कम या उनके युद्ध होने के चांस कम रहेंगे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते कराना भी किसका काम है? यूएनओ का काम है। और विभिन्न देशों की मदद करना, जो ज़रूरतमंद देश होते हैं उनकी मदद करना, क्योंकि यूएनओ में सभी देश विकसित नहीं हैं, कुछ विकासशील हैं, कुछ अल्प विकसित हैं, तो उन सब की मदद भी डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री को करनी पड़ेगी। जो देश अभी बहुत पिछड़े हुए हैं उनकी मदद भी इन सबको करनी होगी। अब देख लेते हैं यूएनओ के सिद्धांत। थ्योरी भी होती हैं यूएनओ की कुछ अपनी, कि हमारा सदस्य बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि कोई भी बोलेगा कि मैं यूएनओ का सदस्य बनना चाहता हूं, लेकिन जो उसके सिद्धांत हैं उनको फुलफिल न करे, तो ऐसा यूएनओ नहीं चाहेगा। ठीक है, यूएनओ का पहला सिद्धांत है कि यूएनओ के लिए सभी सदस्य राष्ट्र एक समान हैं। ठीक है, ये तो सिद्धांत है, लेकिन अभी आप आगे देखेंगे तो वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जो जितना अनुदान यूएनओ में देगा उसकी जो रेपुटेशन है उस हिसाब से यहाँ पे है। तो फिर भी ये सिद्धांत है कि सभी सदस्य राष्ट्र एक समान है। ठीक है, सदस्य राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करना है। बिल्कुल। नेक्स्ट है सदस्यता बढ़ाना है। यूएनओ का एक सिद्धांत ये भी है कि हमें अपनी सदस्यता को बढ़ाते रहना है ताकि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सभी देश सम्मिलित हो सके। ठीक है, किसी सदस्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना। कुछ देश ऐसे होते कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो देश के अपने होते हैं, वो आंतरिक मामले होते हैं।
उसमें कोई भी संगठन या बाहरी देश अगर हस्तक्षेप करता है तो वो उस देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचाना होता है, तो यूएनओ ऐसा काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है, सभी सदस्य यूएनओ के प्रति उत्तरदायित्व व कर्तव्यों का पालन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यूएनओ के सिद्धांत है। तो हमने यूएनओ के उद्देश्य और सिद्धांत दोनों देख लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यूएनओ के प्रमुख अंगों को, जो हमने देखे अभी, जो 6 अंग हैं। ठीक है, यूएनओ के जो 6 अंग हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जो मैंने लिखा है वो बहुत सफिशिएंट है। अगर आप उतना भी लिख लेते हैं तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला अंग हम देख लेते हैं, महासभा। ठीक है, जो महासभा है उसे यूएनओ की जनरल असेंबली कहते हैं, यानी आम सभा उसे भी कहते हैं। और प्रत्येक सदस्य के मत का मूल, यानी जो वोट देगा उसका मत का मूल एक ही होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। महासभा, जिसे हम आम सभा भी कहते हैं यूएनओ में, जब उसमें कोई सदस्य देश वोटिंग करता है तो उसके मत का मूल्य एक ही मत होगा, चाहे उसमें अमेरिका हो, चाइना हो या कोई भी देश हो, उनके मत का मूल्य क्या होगा, एक होगा। अब यूएनओ का काम क्या है? यूएनओ का मेन काम है नीति निर्माण करना। ठीक है, क्या करना है? नीति निर्माण करना। जो यूएनओ का अधिवेशन होता है वो साल में एक बार होता है, और किस महीने में होता है? सितंबर महीने में। ठीक है, इस अधिवेशन में जितने सदस्य देश हैं वो अपनी सारी बातें वहां पर कह लेते हैं। जैसा कि चर्चिल ने भी कहा है कि तलवारें लड़ाने से बढ़िया, हथियार लड़ाने से बढ़िया जबान लड़ाई जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए वर्तमान में अगर देखेंगे एक मंच है, तो वो कौन है? महासभा है, जिसमें विश्व जो सदस्य देश हैं उनके सभी राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि जाते हैं और वहाँ पर सारी बातें बोल के आ जाते हैं। चाहे किसी के खिलाफ बोलना हो या कोई भी मन की भड़ास निकालनी हो तो उनके लिए वो प्लेटफॉर्म वहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, महासभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो होता है वो प्रतिवर्ष होता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जो महासभा का अध्यक्ष होता है वो हर साल 1 साल के लिए चुना जाता है। वो वहाँ पर इलेक्शन होता है जब अध्यक्ष का, तो कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर में दूसरा अध्यक्ष बनेगा। इसका ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होता है। तो आपको कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहता है, तो अगर 12 माह भी लिखा होगा तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे तोड़ के दे देते हैं, तो 1 वर्ष या 12 माह आपको पता ही है कि एक ही बराबर है। नेक्स्ट है, जो महासभा का मेन काम होता है, एक तो है नीति निर्माण करना है, साथ ही जो यूएनओ के अंग हैं और जो अंग हैं उनकी रिपोर्ट की जांच करना है और देशों को सुझाव देने हैं। ठीक है, उनके रिपोर्ट की जांच करता है, कौन सा देश कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या कार्य कर रहे हैं, क्या विवाद हैं, ये सब चीज़ें, और उसको सुलझाने के लिए सुझाव यूएनओ देता है। ठीक है, तो यूएनओ के बारे में आप इतना लिखेंगे। नेक्स्ट है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। जो सुरक्षा परिषद है वो यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर अंग है। ठीक है, क्या है? यूएनओ का सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर अंग कौन सा है? सुरक्षा परिषद है। अब सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो सुरक्षा परिषद का जो मुख्य काम है वो क्या है? विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। अब आप कहेंगे ये वाला काम तो यूएनओ का था। बिल्कुल, ये काम यूएनओ का ही है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यूएनओ में प्रमुख अंगों का विभाजन कर दिया गया है। तो ये जो अंग है सुरक्षा परिषद, इसका काम क्या है? शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, तो जब अपना यूएनओ उद्देश्य बताता है तो सारे अंगों के काम ही वहाँ पे गिनवाए जाते हैं जो सारे अंग मिलके करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है? शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। साथ ही अगर आप देखेंगे सदस्य देशों में अगर कोई शांति भंग करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना और उनको दंडित करना भी किसका काम है? सुरक्षा परिषद का काम है। और इसके लिए उनको क्या है? असीम अधिकार हैं, जिनमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और साथ ही वो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सैन्य शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं अगर कोई देश उनकी बात नहीं मानता है तो। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में जो कुल सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? 15। अब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है।
कुल सदस्य कितने होते हैं, तो आपको आंसर देना है 15। अगर क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, तब आपको बताने हैं 5 और अस्थायी होते हैं 10। ठीक है, देखिए फिर से समझ लेते हैं। कुल सदस्य सुरक्षा परिषद में 15 हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 क्या हैं, अस्थायी सदस्य। कैसे हैं, अस्थायी सदस्य हैं। अब जो स्थायी सदस्य हैं वो तब से बने हुए हैं जब से सुरक्षा परिषद बनी हुई है। वो 5 सदस्य कौन कौन से हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस और चीन। ठीक है, फिर से बोल देती हूँ मैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये 5 देश ऐसे हैं जिनको स्थायी सदस्यता मिली हुई है। अब क्या कारण है कि इन्हीं को स्थायी सदस्यता मिली है? उस समय कहा गया कि जिन लोगों ने 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर दिया है उन लोगों को क्या मिल जाएगी, उन देशों को क्या मिल जाएगी, स्थायी सदस्यता मिल जाएगी। और तब से लेके अब तक कितने ही देशों ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण कर दिया है। अगर यही शर्त है तो इसके हिसाब से तो बहुत सारे देशों को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी कमी देखने को जो मिल रही है यूएनओ में वो यही है कि सुरक्षा परिषद के जो सदस्यों की संख्या है जब से बना हुआ है तब से उतनी ही है। चाहे पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई हो, 4 गुना, 10 गुना, कितने भी बढ़ गई, लेकिन उसके सदस्य कितने हैं, 15 के 15 ही हैं। तो ये सबसे बड़ी खामी है यूएनओ की। ठीक है, और भारत भी चाह रहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलेगी, और क्यों मिलनी चाहिए वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर भारत भी इसका सदस्य क्यों होना चाहिए या अन्य देश भी क्यों होने चाहिए। ठीक है, अब जो अस्थायी सदस्य होते हैं ये चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए। इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष में, तो ये रोटेट होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्थायी सदस्य देख लीजिए 5, पांचों के 5 नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। और हाँ, यहाँ पे हम भूल गए हैं थोड़ा, जो स्थायी सदस्य होते हैं उनको वीटो पावर होती है। कौन सी पावर होती है, वीटो पावर होती है। अब वीटो पावर का मतलब क्या है, जब भी यूएनओ में कोई प्रस्ताव आता है तो ये 5 सदस्य उसको रोक भी सकते हैं। अगर किसी ने भी उसके खिलाफ वोटिंग कर दी तो वो प्रस्ताव वहीं पे निरस्त या समाप्त समझ लिया जाएगा, वो पास नहीं होगा। ठीक है, वीटो पावर। अब आप देखिए ये 5 के 5 जो देश है ना, वो सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं इस वीटो पावर का। और सबसे ज्यादा आज तक जो दुरुपयोग किया है वीटो पावर का वो किसने किया है, रशिया ने किया है, उसके बाद अमेरिका ने किया। ठीक है, जब भी किन्हीं कोई देश आपस में झगड़ रहे हो या कोई मुद्दा बहुत बड़ा वैश्विक लेवल का हो गया है, ग्लोबल लेवल का, तो उसमें क्या होता है, एक प्रस्ताव आता है कि इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो तुरंत क्या होता है, रूस या तो उसके खिलाफ वोट कर देता है या अमेरिका कर देता है या फ्रांस या चीन या ब्रिटेन, ये लोग अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हैं। ठीक है, वीटो पावर में वीटो का मतलब है कि मैं सहमत नहीं हूं, मैं नहीं मानता हूं इस बात को। इसीलिए अगर कोई देश दोनों तरफ से यानी डिप्लोमेसी यहाँ पे करना चाहे तो वो क्या करता है कि जिस दिन प्रस्ताव पारित होना है वो उस दिन वहां पहुंचता ही नहीं है। अगर वो वहां नहीं पहुंचेगा तब भी वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है, निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, जो स्थायी सदस्य हैं यहाँ पर इनकी मनमानी चलती है। नेक्स्ट अंग है यूएनओ का आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है इसका जो मुख्य काम है वो जो सदस्य देश होंगे उनके सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राष्ट्रों को सहायता प्रदान करना है। ठीक है, उनका काम क्या है, जो सदस्य देश पिछड़े हुए हैं उनकी सहायता करना है। इसमें जो सदस्य हैं इस संगठन में यानी इस अंग में, इस परिषद में, वो कितने हैं, 54 सदस्य हैं। और इनका काम क्या होता है कि जो सदस्य देश हैं 54 के 54 देश हैं, इनके लिए समाज, इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय समाज, स्वस्थ समाज जिसे कहते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति आदि समस्याओं का अध्ययन करना है और उसका समाधान करना है। ये क्या है, आर्थिक और सामाजिक परिषद का काम है। ठीक है, इसका जो काम होता है 1 वर्ष, इसके जो अधिवेशन होते हैं
एक वर्ष में 3 अधिवेशन अनिवार्य होते हैं। ठीक है, अब जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, सबसे ज़्यादा काम माना जाता है कि यही परिषद करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इस परिषद के लिए काम करती हैं। ठीक है, उन एजेंसियों को हम देख लेंगे, आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे उसमें है WHO, UNDP, UNHRC, यूनेस्को, यूनिसेफ। ये प्रमुख एजेंसियां हैं जो किसके लिए काम करती हैं, आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए काम करती हैं। अब इनके अलग अलग काम होंगे इंडिविजुअल, वो हम आगे देखेंगे कि कौन सी एजेंसी क्या काम करती है। ठीक है, तो बेसिकली इसका काम क्या है, अगर हम इसको एक लाइन में समझें कि जो सदस्य देश हैं उन देशों की सहायता करना, चाहे वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, शिक्षा से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड, या कोई भी वहाँ के जहाँ पे आपदाएं आती हैं, उन सब के क्या करना है, यहाँ पे उनकी समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट अंक कौन सा है, यूएनओ का नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जो यूएनओ जो है उसका एक न्यायालय है जो कहाँ पर है, नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड के द हेग में। ठीक है, द हेग में। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो आपको बताना है हेग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 15 होती है, और इनको चुना जाता है 9 वर्षों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कितने न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो आपको बताने 15, और इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष के लिए होता है। अब इनका चुनाव कैसे किया जाता है, आम सभा व सुरक्षा परिषद के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। कार्य क्या है इनका, न्यायालय नाम से ही पता चल रहा है कि जितने भी कानूनी विवाद होंगे सदस्य राष्ट्रों के, उनको निपटाने का काम किसका होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कंडीशन है कि एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक बार में एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। ठीक, कैसे, जैसे 15 न्यायाधीश कोई काम कर रहे हैं तो भारत के एक साथ कोई 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं, एक बार में एक न्यायाधीश हो सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। ठीक है, पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के थे, वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। वर्तमान में हैं दलवीर भंडारी, जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं, और इनको दूसरी बार चुना गया है। कौन सी बार, दूसरी बार चुना गया है। नेक्स्ट अंग है इसका सचिवालय। कौन सा, सचिवालय। यूएनओ का जो प्रमुख कार्यालय है वो कौन सा है, सचिवालय है। ध्यान रखिएगा इसको, प्रमुख कार्यालय है सचिवालय, और इसका जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। यानी यूएनओ का जो प्रतिनिधित्व करता है पूरे विश्व में, कौन करता है, महासचिव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है महासचिव के अधीन लगभग 10,000 छोटे बड़े जो अधिकारी होते हैं या कर्मचारी वर्ग होते हैं वो काम करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितना बड़ा संगठन है उसका जो कार्य क्षेत्र है, दायरा है, वो बहुत बड़ा है। तो उसमें लगभग कितने काम करते हैं लोग, 10,000 से ज़्यादा, जिसमें अधिकारी कर्मचारी सब होते हैं। जो महासचिव होते हैं इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा द्वारा की जाती है। तो आप देख रहे हैं जैसे जितने भी चुनाव करवाए जा रहे हैं, अध्यक्ष हो गए किसी भी अंग के, या सचिवालय में जो प्रमुख हो गए, उन सब की जो नियुक्ति कर रहा है, कौन कर रहा है, सुरक्षा परिषद और महासभा कर रही है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है महासचिव का कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, और जो आम सभा के अध्यक्ष चुने जा रहे थे उनका कार्यकाल कितना था, 1 वर्ष का था। तो 2 अलग अलग क्वेश्चन हैं। इसका जो महासचिव का जो काम होता है वो क्या करता है कि यूएनओ के कार्यों की रिपोर्ट को तैयार करता है और प्रतिवर्ष महासभा के सामने रखता है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिस्कस होता है कि यूएनओ ने क्या क्या काम किए हैं और नहीं किए हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या क्या इसमें बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो सब देखा जाता है महासभा में। ठीक है, नेक्स्ट परिषद है न्यायसिता परिषद। ठीक है, न्यायसिता जो परिषद है वो 1994 से स्थगित की गई है, क्योंकि जो इस परिषद का काम था वो था कि जो भी उपनिवेश देश हैं या अन्य देशों का अधिकार जिन क्षेत्रों पे है उनको स्वतंत्र कराना है।
तो लास्ट जो था वो अमेरिका का प्रतिनिधित्व था पलाऊ द्वीप पे, जो कि समाप्त हो गया था 1994 में। तो इस अंग को स्थगित कर दिया गया। लेकिन अगर आप देख रहे हैं विश्व परिस्थितियों को, तो इस अंग को दोबारा काम में लाने की बात की गई है कि फिर से हम इस अंग को सुचारू रूप से चलाएंगे, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां कुछ और ही संकेत कर रही हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये जो न्यायिकता परिषद है वो स्थगित की गई है। तो चलिए, आज हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन किसे कहते हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है, साथ ही विश्व का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है, यूएनओ, इसका विकास हमने देखा, साथ ही इसके प्रमुख अंग, उनकी विवेचना, उनके हमने डिस्कस किया। और ये सारे 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसे कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, तो आपको स्मार्टली इसका आंसर लिखना है। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो हम लोग आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो लंबा होने की वजह से मैं इसको यहीं पे रोकती हूँ। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए चैप्टर को, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।